गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं अवयस्क साझेदार के रूप। इससे पहले हमने साझेदारों के प्रकार हमने करे और साझेदारों के प्रकारों में हमने क्या था कि दो तरह से हम साझेदारों को विभाजित कर सकते हैं, पूर्ण साझेदार और अपूर्ण साझेदार। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण साझेदार वो होते हैं जो फर्म में पूंजी लगाते हैं, जो फर्म के लाभ हानि को बांटते हैं और फर्म में असीमित दायित्व। ये तीन विशेषताएं जिसमें भी होंगी, पूंजी लगाएगा, लाभ हानि दोनों, लाभ भी और हानि भी दोनों बांटेगा, और जो दायित्व है उसके भी अन्य साझेदारों की भांति असीमित होंगे, माने वो भी अपनी निजी संपत्तियों से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, तो उस साझेदार को हम पूर्ण साझेदार मानते हैं। एक्चुअली में साझेदार वही होता है। दूसरा हमने कैटेगरी ली थी अपूर्ण साझेदार। वो वास्तव में साझेदार है ही नहीं, कुछ कंडीशन के तहत हमने उनको साझेदार बना लिया है। उस अपूर्ण साझेदार में क्या मैंने बताया कि या तो वो पूंजी नहीं लगाएंगे, या फिर वो लाभ हानि नहीं बांटेंगे, केवल एक आध चीज बांटेंगे, या फिर उनका दायित्व ऐसे में नहीं होगा। हमारे तीनों में से या तो तीनों की तीनों कंडीशन पूरी नहीं करते होंगे, या कोई एक आध नहीं करते होंगे, उनको हम अपूर्ण साझेदार मानेंगे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने उसी टॉपिक में अवयस्क साझेदार भी हमने पढ़ा था, और आपको याद होगा कि जो अवयस्क साझेदार है उसको हमने कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था? अपूर्ण साझेदार वाली कैटेगरी में हमने इसको पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अवयस्क साझेदार जो है वो क्या करता है? पूंजी तो लगाता है, वो पूंजी तो है उसकी। ज्यादातर अवयस्क को साझेदार क्यों बना जाता है कि कोई उसका सगा संबंधी, उसका रिलेटिव कोई साझेदार था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तब हम उसके बेटे को या उसके किसी संबंधी को हम, चाहे वो अवयस्क ही क्यों ना है, उसको हम जो है साझेदार बना लेते हैं, उसको कुछ फायदा देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। इसलिए पूंजी तो लगा दी उसने, लेकिन लाभ हानि में से सिर्फ और सिर्फ किसको बांटता है? वो लाभों को बांटता है, हानि में उसका कोई जो है लेना देना उसका नहीं होता। और तीसरी चीज, दायित्व भी उसका सिर्फ सीमित होता है, असीमित दायित्व नहीं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण साझेदार। माने जो हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 है वो ये कहता है कि अवयस्क साझेदार हो ही नहीं सकता है। साझेदार माने पूर्ण साझेदार। अवयस्क कभी भी पूर्ण साझेदार नहीं हो सकता है, उसको अपूर्ण साझेदार ही बनाया जा सकता है, केवल लाभों में और सीमित दायित्व के लिए। क्यों? मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि अवयस्क ये माना जाता है, अवयस्क होता कौन है? मैंने लिखा भी यहाँ पे, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है वो अवयस्क है। तो ये माना जाता है कि 18 वर्ष से पहले की आयु तक कोई भी व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है, माने वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकता है और वो निर्णय नहीं कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो उसका शोषण किया जा सकता है। इस वजह से ये हमने एक प्रतिबंध लगाया है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो पूर्ण साझेदार नहीं हो सकता। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने साझेदार बना दिया उसको, लेकिन अपूर्ण बना दिया हमने उसको साझेदार। तो उस केस में दो हमारी स्थितियां बन जाएंगी। पहली हमारी स्थिति है वयस्क होने से पहले की स्थिति, माने जब तक वो साझेदार वयस्क नहीं होता है। मान लो हमने उसको 15 साल की आयु का था, तब उसको हमने अपूर्ण साझेदार बना लिया। तो 15 से 18 वर्ष का होने तक जो भी हमारे 3 वर्ष हमारे होंगे, उन 3 वर्षों तक उसकी क्या स्थिति रहेगी हम ये देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वयस्क होने के बाद की स्थिति। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी। इन दो भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। ठीक है? तो वयस्क होने से पहले की स्थिति देखें तो क्या रहेगी हमारी? वही जो हम जानते हैं, लाभों व संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। हानि नहीं दिखा यहाँ पे, सिर्फ लाभ और संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार है उसका। लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। निरीक्षण माने जांच करना, देखना। जो भी लेखा पुस्तकें हैं, जो भी हम तैयार करते हैं पुस्तकें,
जो भी हम एंट्रीज वगैरह करते हैं, हम लाभ हानि निकालते हैं, जो भी कुछ करते हैं हम, वो सारी वो देख ही सकता है, उनको जांच कर सकता है। ये उसका अधिकार है वयस्क होने से पहले भी। मुकदमा दायर करने का अधिकार, अगर कोई उसके साथ गलत करता है, बढ़ा तो लिया पूर्ण साझेदार लाभों में, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो वो बाकी साझेदारों के खिलाफ, साझेदारी फर्म के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, केस दायर कर सकता है। ये भी उसको साझेदारी अधिनियम 1932 ने उसको अधिकार है। तो ये 3 उसके अधिकार है वयस्क होने से। ठीक है जी। लाभ और संपत्तियों में अधिकार उसका रहेगा। नंबर 1, पुस्तकें कभी भी चेक कर सकता है। नंबर 2, और मुकदमा दायर कर सकता है। नंबर 1। उत्तरदायित्व तो क्या रहेगा उसका? सीमित रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि वयस्क जब वो हो जाता है, माने जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, 18 वर्ष की आयु का हो जाता है, उसके बाद क्या स्थिति होगी? तो उसके बाद मैंने यहां लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर, माने 18 वर्ष का होते ही, जिस दिन वो 18 वर्ष का हो गया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको सार्वजनिक सूचना देनी पड़ेगी कि वह अब साझेदार बना रहेगा आगे से या नहीं बना रहेगा। अभी मैं चाहता हूं साझेदार बना रहना इस फर्म का या नहीं बना रहना चाहता हूं। 6 महीने के अंदर अंदर उसको सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक माने सभी लोगों को पता चल जाएगी, माने न्यूज़पेपर में कहा देनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में, अखबार में सूचना देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा अखबार में सूचनाएं आती हैं, अखबार में कई सूचनाएं देते हैं, कई पेरेंट्स देते हैं कि हमारा जो ये लड़का है ये हमारे कहे में नहीं, आपने कहीं पढ़ी हो तो अखबार में आती सूचनाएं कि हमारा ये लड़का जो है हमारे कहे में नहीं है, हम इसको अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, और जो भी अब इसके साथ कोई लेन देन करेगा ना, वो अपने जोखिम पे करेगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमें ना टोके। इसी प्रकार से वो साझेदार भी एक सार्वजनिक सूचना देगा अखबार में 6 महीने के अंदर अंदर, कभी भी दे सकता है कि जी मैं इस फर्म में अवयस्क साझेदार था, अब मैं 18 साल का हो गया हूं, वयस्क हो गया हूं, और इसके बाद अगर वो कहेगा बना रहना चाहता हूं तो कहेगा जी मैं इस फर्म का साझेदार बना रहना चाहता हूं, और अगर नहीं बना रहना चाहता तो कहेगा भी मैं अब नहीं बना रहना चाहता हूं, और इसके बाद से अगर आप कोई भी इस फर्म के साथ कोई लेना देना करते हो तो मेरा उससे कोई वास्ता। तो 2 स्थितियां हो सकती है, एक हो सकती है कि वो हाँ के जी बना लूंगा, एक हो सकती ना कहेगी नहीं बना लूंगा। तो इसलिए मैंने 2 स्थितियां बनाई यहाँ पे। पहली है जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार करता है, तो क्या होगा? दायित्व तो उसके क्या हो जाएंगे? जब वयस्क हो गया तो दायित्व उसके असीमित हो जाएंगे, और हानि में भी उसका हिस्सा हो जाएगा, पहले लाभ मिल सकता। और अवयस्क अवधि में किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी। जब वो अवयस्क था उस अवधि में जो भी काम किए होंगे फर्म ने और उसने, अब वो मना नहीं कर सकता कि मैं तो अवयस्क था उस टाइम में। अब वो वयस्क हो गया है, सोच समझ गई, उसने निर्णय लिया, नहीं तो मना कर सकता था। तो अब वो साझेदार, वयस्क साझेदार होने के बाद उसे पहले की अवयस्क की अवधि में जो भी काम किए होंगे, किसी से पैसा लिया है, दिया है, वो मना नहीं कर सकता, वो भी उनके लिए उत्तरदायी। कोई दिक्कत? अगर वो ये कहता है कि मैं साझेदार बना रहना चाहता हूं तो ये सारी चीजें होगी, माने वो दायित्व उसका असीमित हो जाएगा, आरडी में भी उसका हिस्सा होगा, और अवयस्क की अवधि में जो भी काम होंगे फर्म के उनमें वो भी उत्तरदायी होंगे। दूसरा, अगर वो ये ऑप्ट कर लेता कि नहीं जी वो साझेदार नहीं बना रहना चाहता, तो क्या होगा? सार्वजनिक सूचना तक, जब तक वो सूचना नहीं देता, मान लो कि उसको 18 वर्ष का हुए 4 महीने हो गए, अब तक सूचना नहीं दी, अब सूचना दी है, तो सार्वजनिक सूचना तक अवयस्क के अधिकार एवं दायित्व। जब तक कि वो ये नहीं कह लेगा कि जी मैं अवयस्क हो गया हूं और मैं नहीं रहूंगा फर्म का, तो तब तक उसको अवयस्क ही माना जाएगा। माना जाएगा अवयस्क माना जाएगा, माने 4 महीने तक और उसको अवयस्क माना जाएगा। और जैसे अवयस्क के उसके अधिकार उत्तरदायित्व थे वैसे उसके सूचना की तिथि के बाद कोई उत्तरदायित्व नहीं, और सूचना दे दिया उसके बाद फिर कोई उसको नहीं पकड़ेगा। आज उसने कहा भी मैं नहीं बना रहना चाहता, तो फिर फर्म के किसी भी कार्य के लिए भी उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। और मुकदमा दायर करने का अब भी उसको अधिकार रहेगा, भी हो सकता है कोई गलत कर दे उसके साथ, ढंग से उसका हिसाब ना करे, तो वो अभी वो मुकदमा दायर कर सकता है फर्म के ऊपर भी और साझेदारों के ऊपर। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था अवयस्क के साझेदार।